हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का पार्ट 2। इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स पार्ट 1 पढ़ा था और काफ़ी सारे कंसेप्ट उसमें पढ़े थे। ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप एसएससी के साथ साथ किसी भी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। सो स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो व्यूअर्स है वो वीडियो वॉच कर लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ओके, तो किसी तरह मैं टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो क्रिएट करती हूँ, बट अगर आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर मोटिवेशन बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आऊँ तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, राइट। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 और इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं पोवर्टी। पोवर्टी यानी कि गरीबी। क्या होता है ये गरीबी? तो कोई भी इंसान जो अपनी जो बेसिक जो उसकी नीड्स हैं उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, एक पुअर इंसान बोलेंगे, या फिर क्या कहा जाएगा, उसको पोवर्टी कहा जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर इंसान है ये पोवर्टी में जी रहा है, गरीबी में जी रहा है। तो क्या होता है पोवर्टी? सो ये रिफर करता है एक ऐसा स्टेट इन विच एन इंडिविजुअल इज अनेबल टू फुलफिल इवन द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होता क्या है? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ। अगर किसी पर्सन के पास ना तो फूड है, ना तो शेल्टर है, ना तो क्लोथ है, हॉस्पिटलाइजेशन का एजुकेशन नहीं है, इट मीन्स वो पर्सन किस में जी रहा है? पोवर्टी में जी रहा है, वो पर्सन पुअर है। बट ये जो पोवर्टी है ये डिफरेंट है अर्बन एरिया में और डिफरेंट है रूरल एरिया में। कैसे ये डिफरेंट है? तो अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं उनके लिए पोवर्टी की आखिर डेफिनेशन क्या है? जो सेल कर रहा है गार्बेज या वो बैगिंग कर रहा है उसे कहा जाएगा कि ये अर्बन एरिया का पुअर है। बट कोई रूरल एरिया में रहता है और उसके पास कोई भी ज़मीन नहीं है, एग्रीकल्चर का कोई वो वर्क नहीं करता और वो लेबर का काम करता है, तो उसे कहा जाएगा कि ये रूरल एरिया का पुअर है और ये पोवर्टी में जी रहा है। अब रूरल एरिया में लैंड को क्यों जोड़ा गया? क्योंकि रूरल एरिया में जो गांव वगैरह में लोग रहते हैं वो मेनली एग्रीकल्चर का काम करते हैं। इसलिए एग्रीकल्चर का कोई भी काम अगर नहीं है तो उन सारे पर्सन को रूरल एरिया में क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाएगा कि ये पोवर्टी में है। अब यहाँ पर एक टर्म आता है पोवर्टी लाइन। अब ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई है जो ये शो करता है कि कौन लोग पुअर हैं, कौन थोड़े से पुअर है, कौन बहुत ज़्यादा पुअर है। तो यहाँ पर आप लाइन देख रहे हो पोवर्टी लाइन, तो यहाँ पे ये लाइन है पोवर्टी लाइन की। जब आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? पुअर, वेरी पुअर, एब्सोल्युटली पुअर। अगर आप राइट साइड में जाते हो तो नॉट सो पुअर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, द रिच, द वेरी रिच, मिलिनरीज एंड बिलिनरीज। तो यहाँ पर ये पोवर्टी लाइन ड्रॉ की गई है जो एक शो करता है कि एक पर्सन की जो बेसिक नीड्स हैं क्या उसे फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं, उसी के बेसिस पे ये पोवर्टी लाइन को ड्रॉ किया गया है और इसको बेसिक लाइन भी कहा जाता है। अगर हम सेंसस जो 2011 हुआ था उसके अकॉर्डिंग बात करें, इंडिया में जो परसेंटेज है पोवर्टी का वो कितना है? 21.9%। अब बात आती है कि ये जो पोवर्टी है ये कई टाइप्स की होती है। अब बहुत सारे टाइप्स है, बट आपके एग्जाम में जिस तरीके के टाइप्स पूछे गए हैं उसी के बेसिस पे हम देखेंगे। तो पोवर्टी के जो टाइप्स हैं, रिलेटिव पोवर्टी, एब्सोल्यूट पोवर्टी, मिनिमम कैलोरीज पोवर्टी, कैटेगरी वाइज में भी इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें देखते हैं क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिएंट पुअर, नॉन पुअर। सबसे पहले देखेंगे रिलेटिव पोवर्टी। रिलेटिव पोवर्टी क्या होता है? तो रिलेटिव पोवर्टी शो करता है कंपैरिजन करते हैं दूसरे से खुद का। अब इसका मतलब सीधा सा ये हो गया कि ये एक ऐसा रिलेशन बताता है टू समवन कंपैरिजन टू अदर पीपल। अब हम किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, सबके पास स्कूटी है बट किसी एक इंसान के पास साइकिल है, तो वो अपना कंपैरिजन बाकी के अपने आसपास की सोसाइटी से कर रहा है। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव पोवर्टी। इसके बाद जो पोवर्टी आती है वो है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पोवर्टी क्या होता है? इसका मतलब हो गया कि कोई भी इंसान जिसके पास एक मिनिमम अमाउंट तक नहीं है कि वो अपनी मिनिमम जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है लिविंग की उसको फुलफिल कर पाए, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इसके बाद आता है आपका मिनिमम कैलोरीज पॉवर्टी। अब ये मिनिमम कैलोरीज पॉवर्टी किस पे बेसिस है? कैलोरीज पे बेसिस है। तो प्लानिंग कमीशन जो आपने पढ़ा है, ओके, उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि एक इंडिविजुअल जो रूरल एरिया में रहता है तो उसको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसकी कैलोरीज की वो 2400 कैलोरीज है। अगर वो इतना फुलफिल नहीं कर पा रहा है अपनी डिमांड को, अपनी रिक्वायरमेंट को, इट मीन्स वो क्या है? एक पुअर है। प्लानिंग कमीशन ने अर्बन इंडिविजुअल के लिए बताया कि मिनिमम 2100 कैलोरीज चाहिए। अगर इतना वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाता तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अर्बन में क्या कहा जाएगा? पुअर कहा जाएगा और उसकी लाइफ कैसी है? पॉवर्टी में चल रही है। मिनिमम कैलोरीज पॉवर्टी के अकॉर्डिंग बांटा गया कि मिनिमम कैलोरीज जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं वो कितना होना चाहिए? 2400 होना चाहिए, और जो अर्बन में रहता है वो 2100 कैलोरीज होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो रूरल के जो लोग हैं आखिर उनकी कैलोरीज इतनी ज़्यादा क्यों है? तो ऐसा माना जाता है कि जो रूरल के जो लोग हैं वो ज़्यादा वर्क करते हैं, ज़्यादा वो लेबर वाला काम करते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत रहती है।
सो ये जो कैलोरीज के बेसिस पे जो पॉवर्टी को डिवाइड किया गया है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट डिवाइड किया गया है पॉवर्टी को कैटेगरी वाइज में, और इसमें बताया गया है एक पुअर को, जैसे कि क्रॉनिक पुअर, हु आर ऑलवेज पुअर एंड यूजुअली पुअर। इसका मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा पुअर जो या तो हमेशा ही गरीबी में रहता है या कभी कभी वो गरीबी में आ जाता है। नेक्स्ट है ट्रांजिएंट पुअर, इट मीन्स चर्निंग पुअर एंड ओकेजनली पुअर। तो ये चार्निंग पुअर क्या होता है? तो चार्निंग पुअर मीन्स मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी ऑन रेगुलर बेसिस। कभी पॉवर्टी में आ गए, कभी पॉवर्टी से बाहर चले गए, तो ये टाइम टू टाइम ऐसा होता रहता है। ओकेजनली पुअर में क्या हो गया, मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो रिच है, बट ओकेजनली ड्यू टू बैड लक वो पुअर की कैटेगरी में आ गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप फार्मर्स को देखते हो, कभी उनकी जो क्रॉप्स वगैरह है वो बहुत अच्छे ग्रो हो जाते हैं, बहुत अच्छे उनको उसका प्राइस भी मिल जाता है, बट कभी क्या होता है उनकी फसल पूरी बेकार हो जाती है और इसकी वजह से वो पुअर की कैटेगरी में आ जाते हैं। सो ये एग्जाम्पल है ट्रांजिएंट पुअर का। नेक्स्ट आता है नॉन पुअर। अब नॉन पुअर का मतलब क्या हो गया कि नॉन पुअर नेवर लाई बिलो पॉवर्टी लाइन। अब नॉन पुअर जो है वो कभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं जाते। सो जो भी अभी हमने पॉवर्टी पढ़ा, जो भी हमने पुअर पर्सन पढ़ा, इसे हम और अच्छे से ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, ये जो हम ग्राफ देख रहे हैं किसका है? क्रॉनिक पुअर का। और क्रॉनिक पॉवर्टी में हमने क्या देखा? हु आर ऑलवेज पुअर एंड यूजुअली पुअर। तो ऑलवेज पुअर जो हमेशा पॉवर्टी लाइन के नीचे ही रहते हैं। तो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, इट मीन्स वो हमेशा ही गरीबी में अपना जो लाइफ है उसको स्पेंड करते हैं, तो ऑलवेज पुअर। इसके बाद हमने देखा जो यूजुअली पुअर है। ओके, तो यूजुअली पुअर का मतलब क्या हो गया? जो हमेशा ही पुअर रहते हैं बट बाय चांस कभी वो पॉवर्टी लाइन को क्रॉस कर जाते हैं और गरीबी से थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, तो ये होता है यूजुअली पुअर। और ये किसके अंडर में आता है? ऑलवेज पुअर एंड यूजुअली पुअर, क्रॉनिक पॉवर्टी के अंडर या क्रॉनिक पुअर के अंदर। नेक्स्ट है, ये जो हमारा ग्राफ है ये किससे रिलेटेड है? ये है ट्रांजिएंट पुअर। ट्रांजिएंट पुअर में अभी हमने देखा चार्निंग पुअर और दूसरा होता है ओकेजनली पुअर। अब चार्निंग पुअर का मतलब क्या हो गया? जो हमेशा आते जाते रहते हैं, कभी ये इन में चले गए, कभी ये आउट में चले गए, सो ये हो गया चार्निंग पुअर। ओकेजनली पुअर का मतलब हो गया हमेशा ये बीपीएल से, यानी कि जो पॉवर्टी लाइन है हमेशा उससे ऊपर रहते हैं, बट कभी किसी बैड लक की वजह से ये किस में आ जाते हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन आ जाते हैं। सो ये वाला जो ग्राफ है किसका है? ट्रांजिएंट पुअर का। सो याद रखना है आपको, ट्रांजिएंट पुअर में हमने क्या पढ़ा कि कुछ ऐसे पुअर लोग जो हमेशा आते जाते रहते हैं, बट ओकेजनली पुअर इट मीन्स जो हमेशा रिच हैं बट कभी कभी बैड लक की वजह से वो आ जाते हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे। सो दिस ग्राफ इज ऑल अबाउट ट्रांजिएंट पुअर। सो याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो टर्म है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, जो बहुत ज़्यादा है इस टाइम कंट्री में। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया कि कोई भी पर्सन, उसे जॉब तो चाहिए, वो जॉब सर्च कर रहा है बट उसको जॉब नहीं मिल रही। सो अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे डिफाइन किया जाएगा कि वो टर्म अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा जो रिफर करता है एक ऐसा सिचुएशन। ऑब्वियसली क्या है, ये एक सिचुएशन है जहाँ पे एक पर्सन एक्टिवली सर्च कर रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए बट इज अनेबल टू फाइंड वर्क। दिस इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इससे रिलेटेड जो भी डाटा होता है वो कलेक्ट करता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिस NSSO कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना है आपको। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO इज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट डाटा रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट। सो अनएम्प्लॉयमेंट के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे अभी हमने पॉवर्टी के देखा, वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट के कई सारे टाइप्स होते हैं। और ये जो टाइप्स है मैं आपको ऑलरेडी पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ाया था। कौन कौन से हमने पढ़े थे ये मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। हमने देखा था फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जिसे हिडन एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है, वोकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट निकालने का। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए सो क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स इनटू 100। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, पॉवर्टी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर में जो प्रॉब्लम्स आती हैं इनको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट करती है इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या होता है इकोनॉमिक प्लानिंग? जो भी पैसा आ रहा है उसको कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, क्या क्या वर्क हमें करना पड़ेगा कि हम अपने टारगेट को अचीव करें, ये क्या कहलाता है? इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाती है। सो इकोनॉमिक प्लानिंग को कैसे हम डिफाइन करेंगे कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो क्रिएट किया जाता है एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ, एक स्ट्रैटेजी के साथ फॉर द कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग है इंडिया में, ये स्टार्ट हुआ था 1951 से विद द एडॉप्शन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान पहली बार गवर्नमेंट लेके आई थी 1951 में, इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग को और अच्छा करने के लिए, इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसे और बढ़िया करने के लिए। अब आप देखो 1951 में ही ये प्लानिंग आई पहली बार। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स जो है इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। वैसे तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बट कुछ उसमें इंप्रूवमेंट करके इस वीडियो में हम फिर से देखेंगे। सो यहाँ पर आप देखो प्लानिंग कमीशन क्या होता है,
ये सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है। तो ये एक एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो इस्टेब्लिश हुई थी 1950 में टू ओवरसी द कंट्री इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, चीफली थ्रू द फॉर्मुलेशन ऑफ 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान कैसे चलेगा, तो जो 5 ईयर प्लान था इसको अच्छे से फॉर्मुलेट करने के लिए प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट लेके आती है, जो एक तरीके से एजेंसी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो इस्टेब्लिश हुई थी 1950 में। सो प्लानिंग कमीशन इंडिया के जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए फॉर्मुलेट करती है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान आखिर होता क्या है? तो सीधी सी बात है, आपने कोई टारगेट डिसाइड किया और आपने 5 ईयर का टाइम पीरियड रख लिया कि इन 5 ईयर में ये टारगेट अचीव करना ही करना है। तो ये टारगेट रखा जाता है, 5 ईयर प्लान्स में रखा गया कि हमें ये टारगेट अचीव करना है। और यही 5 ईयर प्लान्स हम पढ़ते हैं कि इन 5 ईयर के लिए क्या टारगेट रखे गए, क्या क्या नई नई चीज़ें इसमें आई। तो ये जो 5 ईयर प्लान है, ये इज़ अ सेंट्रलाइज इकोनॉमिक प्लान दैट सेट टारगेट फॉर इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ओवर अ 5 ईयर पीरियड। और पहली बार इसे इंट्रोड्यूस किया गया 1951 में, शॉर्टली आफ्टर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। और कब तक ये कंटिन्यू रहा? अंटिल 2017। नाउ वी विल सी 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया। पहले भी हमने 5 ईयर प्लान्स को पढ़ा हुआ है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 5 ईयर प्लान्स, कितने 5 ईयर प्लान्स आए थे? सो 12 5 ईयर प्लान्स आए थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से स्टार्ट होता है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1956 तक रहता है। अब 5 ईयर प्लान का ही मतलब है 5 ईयर तक ये पीरियड रखा गया था, बट बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कहीं पे आपको टाइम पीरियड जो है सिर्फ 4 ईयर्स का देखने को मिलेगा, कहीं पे 5 ईयर के बीच में प्लान हॉलीडे आ जाता है, रोलिंग प्लान आ जाता है, एनुअल प्लान्स आ जाते हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, देन सेकंड 5 ईयर प्लान आता है, फिर थर्ड 5 ईयर प्लान आता है, इसके बाद प्लान हॉलीडे आ जाता है। अब ये प्लान हॉलीडे क्यों आता है? क्योंकि कई सारे वॉर हो गए थे, इंडिया चाइना का वॉर हुआ, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ। इसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान आता है, फिर फिफ्थ 5 ईयर प्लान आता है, देन रोलिंग प्लान आता है, सिक्स 5 ईयर प्लान, सेवन्थ 5 ईयर प्लान, सेवन्थ 5 ईयर प्लान के बाद एनुअल प्लान्स आ जाते हैं। एनुअल प्लान्स मीन्स 1 ईयर का टारगेट रखा गया। एट्थ 5 ईयर प्लान, नाइन्थ 5 ईयर प्लान, 10th 5 ईयर प्लान, 11th 5 ईयर प्लान एंड लास्ट था 12th 5 ईयर प्लान। और इसके बाद जब न्यू गवर्नमेंट आती है तो वो कौन सा प्लान लेके आती है? नीति आयोग, राइट। सो थर्ड, फिफ्थ, सेवन के बाद आपको याद रखना है कि प्लान हॉलीडे आया, रोलिंग प्लान आया एंड 11 प्लान्स आया। अब ये प्लान हॉलीडे क्या होता है? तो ये एक गैप था प्लान हॉलीडे बिटवीन द 2 5 ईयर प्लान। 2 5 ईयर प्लान्स के बीच में एक गैप क्रिएट हुआ था जिसे प्लान हॉलीडे नेम रखा गया। और इसका पीरियड क्या है? 1966 से लेकर 1969। दैट इज आफ्टर द थर्ड 5 ईयर प्लान एंड बिफोर द फोर्थ 5 ईयर प्लान इज कॉल्ड प्लान हॉलीडे। नेक्स्ट जो है रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान क्या होता है? तो रोलिंग प्लान एक ऐसा प्लान है जो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए इसे भी डिसाइड किया जाता है, बट इसमें आप चेंजेस कर सकते हो। आपने एक टाइम पीरियड रखा कि इतने टाइम तक हमें ये चीज़ अचीव करनी है, बट इस टाइम पीरियड के टाइम के बीच में आप कोई भी एडजस्टमेंट या कोई भी चेंजेस कर सकते हो उस पर्टिकुलर प्लान में। तो इसे कहा जाता है रोलिंग प्लान। और प्लान हॉलीडे किसे कहा गया? जो एक गैप क्रिएट हुआ बिटवीन 2 5 ईयर प्लान्स के बीच में। अब हम देखेंगे 5 ईयर प्लान्स क्या था, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या टारगेट रखा गया था। तो पहला है फर्स्ट 5 ईयर प्लान। और ये जो 5 ईयर प्लान है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इट मीन्स इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका बन जाता है एग्जाम में। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से स्टार्ट हुआ और 1956 तक चला। किस पे बेस्ड था ये? हेरोल्ड डॉमर मॉडल पे बेस्ड था। इसे आप HD से याद कर सकते हो, HD हेरोल्ड डॉमर मॉडल। और ये जो मॉडल है ये कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पे बेस्ड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सो याद रखना है आपको HD मॉडल पे। मेन टारगेट क्या था इस 5 ईयर प्लान में, फर्स्ट वाले में? सो एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। टारगेट को अचीव करने का एम रखा गया था 2.1%, बट जो भी एम था उससे ज़्यादा मिला। कितना मिला? 3.6% के अप्रॉक्स। आपको यहाँ पे परसेंटेज याद नहीं रखना, आपको जो भी इस 5 ईयर प्लान में इंपॉर्टेंट वर्क हुए हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके बाद 3 मेन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट आए। कौन से 3 मेन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट थे? दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना एंड हीराकुंड परियोजना, यानी कि हीराकुंड प्रोजेक्ट। IIT खड़गपुर को फाउंड किया गया था। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई में है वो भी कौन से 5 ईयर प्लान में आई? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आई थी। और इस टाइम PM कौन थे? सो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट इज सेकंड 5 ईयर प्लान। और सेकंड 5 ईयर प्लान चला 1956 से लेकर 1961। इसके जो डेट्स हैं आप इजीली याद कर सकते हो, आपको बस फर्स्ट वाला याद रखना है 1951 से 1956। ये किस पे बेस्ड था? PC महानलोबिस पे। मेन टारगेट इसका क्या था? इंडस्ट्री एंड मिनरल। एम क्या था इसका? 4.5%। कितना मिला? 4.1% अप्रॉक्स। आयरन स्टील प्लांट्स इसी सेकंड 5 ईयर प्लान के टाइम पीरियड में लगाए गए थे। भिलाई छत्तीसगढ़ बाय USSR के कंट्रीब्यूशन से, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल बाय
यूके राउरकेला में उड़ीसा में जो है बाय जर्मनी। और इस्टेब्लिशमेंट किया गया था खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का भी, कौन से 5 ईयर प्लान में, सेकेंड 5 ईयर प्लान में। मैंने जब आपको ऑलरेडी 5 ईयर प्लान बनाया था तो मैंने आपको काफ़ी सारे हिंट और ट्रिक्स बताई थी कि कैसे हमें रिलेट करके याद रखना है। सो अगर आपके पास टाइम हो तो आप उस वीडियो को देख लेना पहले, इसके बाद आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें फिर से रिवाइज हो जाएंगी। ओके, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स में, सेकंड 5 ईयर प्लान्स में बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, क्योंकि इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। नेक्स्ट है थर्ड 5 ईयर प्लान जो 1961 से 1966 तक चला। इसमें क्या एम था इसका? द प्लान इज ऑल्सो नोन एज द गाडगिल योजना। ओके, अब आप देखो, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था 5 ईयर प्लान, उसमें मैंने आपको बताया था जो गाडगिल योजना है वो फोर्थ 5 ईयर प्लान में आई थी। सो आप देखो कई सारी बुक्स में फोर्थ भी दिया है, कई सारे बुक्स में थर्ड भी दिया है, बट अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको थर्ड 5 ईयर प्लान ही टिक करना है। तो गाडगिल योजना थर्ड 5 ईयर प्लान। आफ्टर डियर गाडगिल द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, जो डेप्यूटी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, ग्रीन रेवोल्यूशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ओके, पूरी तरीके से नहीं आया बट यहाँ से धीरे धीरे ग्रीन रिवॉल्यूशन आने लगा। मेन टारगेट टू इंक्रीज इकोनॉमी, तो थर्ड 5 ईयर प्लान का मेन टारगेट क्या था? इकोनॉमी को इंक्रीज करना। और इसी टाइम चाइना इंडिया का वॉर हो गया 1962 में, पाक इंडिया का वॉर हो गया 1965 में, और इस वजह से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गया था। इंडिया के पास जो रिसोर्सेज थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। इसके तभी बाद थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद कोई 5 ईयर प्लान नहीं आया। बीच में फिर क्या आ गया? प्लान हॉलीडे आ गया। बोकारो स्टील प्लांट भी थर्ड 5 ईयर प्लान में लगाया जाता है झारखंड में बाय यूएसएसआर के हेल्प से। एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो 1965 में फाउंड किया गया था। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन 1965 में इसे भी फाउंड किया गया था। आगे चल के इसका जो नेम है इसे चेंज कर दिया गया, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जिसे कहा जाता है अब इस टाइम CACP। ओके, आउटकम क्या निकला इस पूरे थर्ड 5 ईयर प्लान का? कि ये जो पूरा प्लान था ये बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया था। जो भी इसने टारगेट रखा इसको अचीव नहीं कर पाया थर्ड 5 ईयर प्लान। इसी वजह से प्लान हॉलीडे बीच में लाया गया। सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फर्स्ट में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ, वो मैक्सिमम मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की कि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन 5 ईयर प्लान से कंप्लीट हो जाए और एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका छूटे ना। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो होता है प्लान हॉलीडे। 3 ईयर्स तक था ये प्लान हॉलीडे, 1966 से लेकर 1969। डिसाइडेड टू रन एनुअल प्लान, इसमें डिसाइड किया गया कि हम एनुअल प्लान्स की तरह इसे चलाएंगे। प्लान हॉलीडे फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, पहली बार प्लान हॉलीडे आया था इंडिया में। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति आ गई थी 1966 से 1967 जो इसका टाइम पीरियड है ये चला था। कौन लेके आए थे इंडिया में? MS स्वामीनाथन। किसके लिए था ये? तो वीट और राइस के प्रोडक्शन के लिए था। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। तो ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछ लिया जाता है और ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आपको याद भी होगा। इक्वल प्रायोरिटी वॉज गिवन टू एग्रीकल्चर, इट्स एलाइड एक्टिविटीज एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये जो प्लान हॉलीडे है 3 ईयर्स का, तो इसमें एक एम रखा गया था कि हम इक्वल प्रायोरिटी देंगे एग्रीकल्चर को भी, एलाइड एक्टिविटीज़ जो है इससे रिलेटेड, और इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी इसने डिक्लेयर किया डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। इट मीन्स जो गवर्नमेंट थी इंडिया ने, इसने निर्यात को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए रुपये का मूल्यन इसने अनाउंस किया था। कौन से टाइम पीरियड में? तो आपको याद रखना है प्लान हॉलीडे का जो टाइम पीरियड था इसी के बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी। इसके बाद आता है फोर्थ 5 ईयर प्लान जो कब से स्टार्ट हुआ? 1969 से 1974 तक। एम क्या था इसका? फोकसिंग ऑन ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। इट मीन्स हमें स्थिरता के साथ हमें डेवलपमेंट भी करना है और हमें सेल्फ रिलायंस बनना है, यानी कि आत्मनिर्भरता की दिशा में हमें अपना डेवलपमेंट करना है अपने कंट्री का और खुद का। सो इसी फोर्थ 5 ईयर प्लान में नेशनलाइजेशन किया गया 14 बैंक का। कब हुआ? 1969 में। कंडक्टेड द फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट 1974, और फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट भी कंडक्ट कराया गया था। कब? 1974 में। फोर्थ 5 ईयर प्लान में ही फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन को लागू किया गया था। सो फोर्थ 5 ईयर प्लान्स में क्या एम रखा गया था? फोकसिंग ऑन ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस टुवर्ड सेल्फ रिलायंस। 14th बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया और फैमिली प्लानिंग जो एक प्रोग्राम है इसको लागू किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फोर्थ 5 ईयर प्लान से रिलेटेड आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है अब फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो है तो 5 ईयर का, बट कितने टाइम तक चला? सिर्फ 4 ईयर तक ये चलता है। एम क्या था इसका? पॉवर्टी एलिवेशन एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना इसका मेन टारगेट था। 4 साल में ही ये पूरा हो गया था। इसमें स्लोगन दिया गया था गरीबी हटाओ।
किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। सो जितने भी पॉइंट्स हैं, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्लोगन किसने दिया था? गरीबी हटाओ, वो भी कौन से 5 ईयर प्लान में? 5th 5 ईयर प्लान में किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरआरबी बैंक, आरआरबी बैंक का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। फर्स्ट बैंक था आरआरबी का, प्रथमा बैंक, 1975 में। अनाउंसमेंट ऑफ 20 पॉइंट प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम जिसको टीपीपी कहा गया, 1975 में इसे भी अनाउंस किया गया, जिससे हिंदी में बोला जाता है 20 सूत्रीय कार्यक्रम। ये आपने बहुत सुना होगा हिंदी में, 20 सूत्रीय कार्यक्रम। काम के बदले अनाज ले जाओ कार्यक्रम भी, इसमें प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया था। इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड 1975, और 1975 में ही इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की। 1977 में इलेक्शन हुए और विनर फिर कौन बन जाता है? बीजेपी बन जाती है, और जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है ये हट जाती है। तो कौन बन गया विनर? बीजेपी बनी, तो अब इसकी गवर्नमेंट आ गई। और मोरारजी देसाई जो थे उस टाइम गवर्नमेंट में ये निकल के आए, मोरारजी देसाई, और जिन्होंने डिफीट कर दिया था इंदिरा गांधी को। और यहीं पे ये प्लान एंड हो जाता है 1 साल पहले ही। तो ये जो प्लान है सिर्फ 4 साल चला। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा ऐसा 5th 5 ईयर प्लान है जो सिर्फ 4 ईयर तक रहा, तो आपको याद रखना है 5th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट इज रोलिंग प्लान, जिसे अनवरत योजना भी कहते हैं, और इसका टाइम पीरियड है 1978 से लेकर 1980। इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है कि जो रोलिंग प्लान का कंसेप्ट है इसको किसने कॉइन किया था? गुनार मिर्दल ने। सो रोलिंग प्लान कंसेप्ट वाज कॉइन बाय गुनार मिर्दल, और इसी में डीमोनेटाइजेशन हुआ, जो इंडिया का सेकेंड डीमोनेटाइजेशन था 16 जनवरी 1978 का। और पहली बार हुआ था 1946 में, जिसमें करेंसी नोट्स ऑफ ₹1000 एंड ₹10,000 को रिमूव कर दिया था सर्कुलेशन में से। सो आपको याद रखना है कि डीमोनेटाइजेशन हुआ सेकेंड टाइम 16 जनवरी 1978, और उस टाइम क्या चल रहा था? रोलिंग प्लान चल रहा था, राइट। फिर आ जाता है 6th 5 ईयर प्लान, जो कब से कब तक चला? 1980 से लेकर 1985 तक। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड अचीव टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। मूल उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, टेक्नोलॉजी में भी अपने को सेल्फ रिलायंस बनाना। कि ये जो 6th 5 ईयर प्लान था, तो इसको जो जनता पार्टी थी बीजेपी की, ये इसको बनाने की कोशिश कर रही थी, बट रोलिंग प्लान इसने बना दिया। फिर इसके बाद किसकी गवर्नमेंट आ जाती है? फिर आ जाती है इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट 1980 में, और फिर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट 6th 5 ईयर प्लान लेके आ जाती है। इट मीन्स जो 6th 5 ईयर प्लान था उसको बीजेपी की गवर्नमेंट भी बनाने का बार बार ट्राई कर रही थी, बट वो रोलिंग प्लान लेके आ जाती है, और उसके बाद जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो हट जाती है, फिर से आ जाती है कांग्रेस की गवर्नमेंट, और जिसमें इंदिरा गांधी ने 1980 में 6th 5 ईयर प्लान को लेके आ गई थी। और सेकेंड टाइम जो नेशनलाइजेशन हुआ 6 बैंक का, पहली बार हमने देखा 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, सेकेंड टाइम नेशनलाइजेशन हुआ 6 बैंक का 6th 5 ईयर प्लान में। नाबार्ड को भी फाउंड किया गया। फाउंडेशन डेट क्या है नाबार्ड की? 12 जुलाई 1982 को। एग्जिम बैंक को भी फाउंड किया गया 1982 में ही। सो नाबार्ड को फाउंड किया गया, एग्जिम बैंक को फाउंड किया गया 1982 में। देन नेक्स्ट है 7th 5 ईयर प्लान। ये कब से कब तक चला? 1985 से 1990 के बीच में। इसका ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाना, यानी कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना करना, और जो भी एम्प्लॉयमेंट वगैरह है उसकी कई सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। और इसमें एक स्लोगन दिया गया था, रोजी रोटी एंड प्रोडक्टिविटी। ओके, तो याद रखना है आपको कि रोजी रोटी और प्रोडक्टिविटी कौन से 5 ईयर प्लान में दिया गया था? तो 7th 5 ईयर प्लान में। मैं आपसे फिर से बोल रही हूँ, ये जो पूरा 5 ईयर प्लान है इसमें कई सारे टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको बताए थे, जो मैंने पहले पढ़ाया है 5 ईयर प्लान कि कैसे हमें याद रखना है। ओके, तो इजीली आप रिलेट करके याद रख पाओगे किसमें क्या था। वैसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो अगर आप ऐसे याद करना चाहो तो बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, बट कुछ टिप्स से हम इजीली याद कर सकते हैं। सो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। इंदिरा आवास योजना भी आई थी 1985 में 1986 के बीच में, ओनली फॉर रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के लिए ट्राइफेड फाउंड किया गया 1987 में, सेबी फाउंड किया गया 1988 में, और इसके बाद सेबी एक्ट आया जिसमें सेबी को एक स्टैट्यूटरी पावर्स मिल गई 1992 में, और रोजगार योजना आई 1989 में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके रिलेटेड है? 7th 5 ईयर प्लान से। फिर इसके बाद एनुअल प्लान्स आ जाते हैं। 1990 से 1991 चला, फिर 1991 से 1992 चला, और दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन इन इंडिया। तो यहीं से स्टार्ट होता है भारत में प्राइवेटाइजेशन और उदारीकरण की स्टार्टिंग होती है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इस टाइम कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे, और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे। और जो अभी हमने 7th 5 ईयर प्लान पढ़ा, तो इसमें जो प्राइम मिनिस्टर थे कौन थे? राजीव गांधी थे। 2 एनुअल प्लान्स वर मेड, इसमें 2 एनुअल प्लान्स बनाए गए, जो अभी हमने देखा 1990 से लेकर 91 तक, 1991 से लेकर 1992 तक। एलपीजी रिफॉर्म्स है। एलपीजी रिफॉर्म्स का मतलब क्या है?
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 1991 में राव सिंह सुतार, और जिसको क्या कहा गया, राव सिंह सुतार। उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है मनमोहन सिंह को, इट मीन्स हार्बिंगर ऑफ लिबरलाइजेशन। किसे कहा गया, मनमोहन सिंह को। और आपने इनकी बुक भी पढ़ी होगी, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडिया की हेल्प की है, अपना बहुत ही बड़ा इनका रोल रहा है इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मनमोहन सिंह का। ओके, सो एनुअल पास जब आया था तो मनमोहन सिंह उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे और पीएम कौन था, नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट जो प्लान आता है वो आता है 8th 5 ईयर प्लान। कब से कब तक चला, 1992 से लेकर 1997 के बीच में। इसका फोकस क्या था, ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सच एज एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ। लीडर कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। अब लीडर आप बोलो चाहे आप पीएम बोलो, क्योंकि इनके ही लीडरशिप में ये पूरा 5 ईयर प्लान चल रहा था, तो लीडर कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। 15 to 35 ईयर तक टारगेट टू रिमूव लिटरेसी। अब ये टारगेट रखा गया कि 15 से 35 ईयर तक के जो लोग हैं, जो लिटरेसी है वो किसी तरीके से कम हो जाए, तो इसको भी रिमूव करने का टारगेट रखा गया। 16 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना आई थी, जिसे एमडीएम कहा गया, प्रेजेंट में इसका नाम चेंज हो चुका है। एंड 1 जनवरी 1995 को को फाउंडिंग मेंबर बना WTO का, इट मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। कौन बना, इंडिया मेंबर बना 1 जनवरी 1995 को। प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी लॉन्च की गई 1993 में। नेक्स्ट आ जाता है 9th 5 ईयर प्लान, जो कब से कब तक चला, 1997 से 2002 तक। फोकस किया गया इसमें डेवलपमेंट विथ जस्टिस एंड इक्विटी। फोकस किस पे किया गया, डेवलपमेंट विथ जस्टिस एंड इक्विटी। पीएम कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। आप उनको पीएम बोलो चाहे आप लीडर भी कह सकते हैं। 9th 5 ईयर प्लान का सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया गया था, कहाँ पर, पोखरण में किया गया था, कहाँ पे है, राजस्थान में, और इसका नेम क्या था, शक्ति 98। कारगिल वॉर इस बीच में हुआ, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में 1999 में। ऑपरेशन विजय इस कारगिल वॉर का नाम था, क्या नाम था ऑपरेशन का, ऑपरेशन विजय। सर्व शिक्षा अभियान को भी स्टार्ट किया गया था 2001 में। अब सर्व शिक्षा अभियान, सभी को सर्व शिक्षा देना है, यानी कि सबके लिए एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। सो सर्व शिक्षा अभियान भी स्टार्ट किया गया था 2001 में 9th 5 ईयर प्लान में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, सर्व शिक्षा अभियान याद रखना है, न्यूक्लियर टेस्ट भी याद रखना है, सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था इसमें, कारगिल वॉर हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में 1999 में। नेक्स्ट है 10th 5 ईयर प्लान। और 10th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या है, 2002 से लेकर 2007। इसमें फोकस किया गया था ऑन डेवलपमेंट विद जस्टिस एंड इक्विटी। तो इसका भी 10th 5 ईयर प्लान का भी टारगेट क्या था, न्याय और समानता के साथ विकास करना है। इसमें भी लीडर कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ फॉरेस्ट टिल 2007, इसमें टारगेट रखा गया फॉरेस्ट के लिए भी कुछ काम किया जाए। तो फॉरेस्ट का एरिया 2007 में 25% था और 2012 में इसे 33% करने का टारगेट रखा गया। NREGA, जिसे कहते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसे लेके आया गया था 2005 में। तो नरेगा आप जानते हैं, बाद में इसका नेम चेंज हो चुका है, जिसका नेम अब क्या पड़ गया है, मनरेगा पड़ गया है। इसे इम्प्लीमेंट किया गया था जब ये नरेगा आया था फरवरी 2006 में फर्स्ट टाइम आंध्र प्रदेश में। फिर इसको इम्प्लीमेंट किया गया थ्रू आउट द नेशन इन 2008 में एंड बिकम मनरेगा इन 2009 2 अक्टूबर में। ओके, सो आपको थोड़ा सा डेट याद रखनी है बस इनकी, 2000 मतलब सन याद रखना है कि 2009 में ये जो नरेगा था ये मनरेगा बन गया था। ओके, तो महात्मा गांधी यानी कि एम जुड़ गया, तो महात्मा गांधी और महात्मा गांधी जी का बर्थडे 2 अक्टूबर। सो इन 2009 2 अक्टूबर जो नरेगा था वो मनरेगा बन गया था। तो याद रखना है आपको 10th 5 ईयर प्लान के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट है 11th 5 ईयर प्लान, जो 2007 से 2012 के बीच में चला और इसमें फोकस रखा गया था, मेन टारगेट क्या था, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, तेज और अधिक समावेशी विकास का इसमें टारगेट रखा गया। पीएम कौन थे, मनमोहन सिंह थे। द पॉवर्टी रेशियो वॉज टू बी रिड्यूस टू 15% बाय 2012। टारगेट रखा गया कि जो पॉवर्टी रेशियो है उसे 2012 तक 15% करना है। टिल 2012 एम्प्लॉयमेंट देना है 7 करोड़ लोगों को, तो 7 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देने का टारगेट भी रखा गया 11th 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट आ जाता है 12th 5 ईयर प्लान, जो 2012 से लेके 2017 तक चला और ये लास्ट 5 ईयर प्लान था और इसमें फोकस किया गया फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ का। इसमें भी पीएम कौन थे, मनमोहन सिंह थे। अब 12th 5 ईयर प्लान में कुछ टारगेट सेलेक्ट किए गए थे। कितने टारगेट, 25 मेन टारगेट, जिसमें से कुछ है कि एग्रीकल्चर को 4% इंक्रीज करना है, जीडीपी को 8%, इंडस्ट्री को 7.6% एंड सेवा क्षेत्र में 9%। सब्सिडी देना स्टार्ट हुआ सिलेंडर पे, डायरेक्ट बैलेंस ट्रांसफर
जिसमें कनेक्ट किया जाएगा 90% फैमिली को बैंक से। तो बैंक से कनेक्ट करने के लिए भी बोल सकते हैं कि सब्सिडी दिया गया सिलेंडर पे डायरेक्ट बैलेंस ट्रांसफर के नेम से। ये हमने पढ़ लिया 12th 5 ईयर प्लान, जो लास्ट 5 ईयर प्लान था। इसके बाद आ जाता है नीति आयोग, जिसने रिप्लेस कर दिया 5 ईयर प्लान्स को। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग यानी कि एनडीए की जो गवर्नमेंट है, इसने एबॉलिश कर दिया प्लानिंग कमीशन को एंड रिप्लेस कर दिया विद द नीति आयोग। जो मनमोहन जी की जो गवर्नमेंट थी, इसके बाद आ जाता है एनडीए की गवर्नमेंट, और एज अ रिजल्ट देयर वर नो 13 5 ईयर प्लान, और इसी वजह से कोई भी 13 5 ईयर प्लान नहीं हो जाता है, बट अ 5 ईयर डिफेंस प्लान वॉज क्रिएटेड। बट इसकी जगह 5 ईयर प्लान की जगह एक डिफेंस प्लान को क्रिएट किया जाता है, जिसका नाम क्या है? नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस बाय अ न्यू इंस्टीट्यूशन कॉल्ड नीति आयोग, और ये फाउंड किया गया था, कब लाया गया था? 1 जनवरी 2015 को, विद एम्फेसिस ऑन बॉटम अप अप्रोच। क्या इसमें अप्रोच रखी गई? बॉटम अप अप्रोच। ये था आपके 5 ईयर प्लान्स, नीति आयोग। नेक्स्ट इज फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, इट मीन्स वित्तीय आयोग। क्या वर्क है फाइनेंस कमीशन का? सबसे पहले तो फाइनेंस कमीशन आपको पता होना चाहिए कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फाइनेंस कमीशन इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के जो भी रेवेन्यू रिसोर्सेज होते हैं, उनको कैसे एलोकेट करना है, ये वर्क किसका है? फाइनेंस कमीशन का। अगर इसके आर्टिकल की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, 280 इसका आर्टिकल है। हमने इसका आर्टिकल पहले भी कई बार याद किया है। कैसे हमने इसे याद किया था कि फाइनेंस लास्ट के मंथ में आते आते बिगड़ जाता है। अब लास्ट का मंथ इट मीन्स 28, 29, 30, 28 से आपको 220 याद रखना है। आर्टिकल है फाइनेंस कमीशन का। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसका पर्पस क्या है? एलोकेशन ऑफ सर्टेन रेवेन्यू रिसोर्सेज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। कंपोजिशन की इसकी बात करें तो इसमें होता है एक चेयरमैन और होते हैं 4 मेंबर्स। पावर्स कई सारी होती हैं फाइनेंस कमीशन के पास। कोई भी मैटर अगर रिलेटेड है फाइनेंस से, तो सॉल्व करने के लिए किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा। और ऑलरेडी फाइनेंस के पास पावर है। फाइनेंस का वर्क ही ये है कि जो भी रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं, उसको एलोकेट करेगा स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट के बीच में। म्यूनसिपैलिटीज़ और जो पंचायत होते हैं, उनको कितना संसाधन चाहिए, उनको कितने रिसोर्सेज चाहिए, तो वो सारे रिसोर्सेज के लिए कितना कंसोलिडेटेड फंड चाहिए, इसका भी देख रेख कौन करता है? फाइनेंस कमीशन करता है। फाइनेंस कमीशन के बाद सिविल कोर्ट की भी पावर्स होती हैं। और इस टाइम अगर हम बात करें तो कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है? 15th फाइनेंस कमीशन इस टाइम चल रहा है। 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? और इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2017 में। कौन है इसके चेयरमैन? नंद किशोर सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे शॉर्ट में एनके सिंह भी बोलते हैं। ये फॉर्मर मेंबर थे प्लानिंग कमीशन के भी। एंड एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि जो फाइनेंस कमीशन है, वो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? इट सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो कॉन्स्टिट्यूट करता है फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर्स में। अब एलिजिबिलिटी की बात करें, मेंबर्स जो होते हैं फाइनेंस कमीशन के, उनको कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो फर्स्ट कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था 1951 में, और केसी नेगोय जो थे वो चेयरमैन थे उस टाइम पे। डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी वॉज द 14th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन, और 15th में का कौन है प्रेजेंट में? नंद किशोर, इट मीन्स एनके सिंह। अब यहाँ पर अगर बात की जा रही है फाइनेंस कमीशन की, तो इस टाइम जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है वो 15th चल रहा है। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि वो रिसेंटली 16th फाइनेंस कमीशन भी लाने वाली है नवंबर में इसी ईयर, जो 5 ईयर पीरियड का स्टार्टिंग होगा। और कब से स्टार्ट होगा? 2026 से 27 तक चलेगा। फॉर द 5 ईयर पीरियड बिगनिंग 2026-27, 16th फाइनेंस कमीशन का भी अनाउंसमेंट किया है गवर्नमेंट ने रिसेंटली। नेक्स्ट है मुद्रा, और मुद्रा अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मुद्रा का आपसे फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। सबसे पहले बात करें अगर सिर्फ एक मुद्रा टर्म की, तो मुद्रा आखिर है क्या? तो ये एक एजेंसी है। इसके आगे जुड़ के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना फिर निकल के आई। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मुद्रा क्या होता है। मुद्रा की फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जिसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। क्या है ये? एक एजेंसी है। क्यों बनाई गई थी? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ग्रो एंड फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो मुद्रा लेके आई थी। अब जैसे कि कई सारे फाइनेंशियल स्कीम्स होते हैं, उसी की तरह मुद्रा भी रिलेटेड है एक फाइनेंशियल स्कीम से। मुद्रा किसके लिए था? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट एंड ग्रोथ टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। आगे अगर हम देखें तो मुद्रा से रिलेटेड एक स्कीम भी बनाई गई, जिसको कहा गया मुद्रा योजना। तो ये स्कीम लॉन्च की थी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ऑन April 8, 2015 को। क्यों प्रोवाइड किया गया था? क्यों ये स्कीम बनाई गई थी? फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स अप टू 10 लाख टू नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस। जो नॉन कॉर्पोरेट हैं, जो नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए अप टू 10 लाख
ये स्कीम गवर्नमेंट लेके आई थी, मुद्रा योजना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से सिर्फ मुद्रा से ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो ये जो लोन है कौन प्रोवाइड कराएगा? सो दीज लोन्स आर गिवन बाय कमर्शियल बैंक, आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एमएफआईएस एंड एनबीएफसीएस। यहाँ पर एमएफआईएस का मतलब है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। सो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, आरआरबीज हैं, वो प्रोवाइड कराएंगी लोन। अगर हम बात करें अब मुद्रा लोन की, तो ये जो मुद्रा लोन है इसे एक्सटेंड किया गया है अब कई सारे पर्पसेस के लिए, विच रिजल्ट इन इनकम जनरेशन एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। सो इनकम जनरेट हो, एम्प्लॉयमेंट का भी क्रिएशन हो, तो ये जो मुद्रा लोन है ये इसका एम भी है। अब ये जो लोन्स है इसको एक्सटेंड किया गया है मेनली फॉर वर्किंग कैपिटल लोन थ्रू मुद्रा कार्ड्स, मुद्रा इक्विपमेंट फाइनेंस फॉर माइक्रो यूनिट्स, बिजनेस लोन फॉर वेंडर्स, ट्रेडर्स, शॉपकीपर एंड अदर सर्विस सेक्टर एक्टिविटीज़। सो इन सब चीज़ों के लिए जो मुद्रा लोन है इसे आगे के लिए और एक्सटेंड भी किया गया है, जिससे कि कई सारे जो वेंडर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, तो उन लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता रहे और इनकम भी जनरेट होती रहे। अब ये जो वर्किंग कैपिटल लोन है तो इसके लिए एक मुद्रा कार्ड भी लॉन्च किया गया है। तो मुद्रा लोन्स ने जो प्रोवाइड किया है लोन्स, तो इसने अपना एक डेबिट कार्ड भी इशू किया है। तो इसी तरीके से ये एक डेबिट कार्ड है जो किसमें दिया गया है, मुद्रा लोन जो भी लेगा उसको ये कार्ड मिलेगा और ले सकता है वो ये कार्ड और डेबिट करा सकता है, अमाउंट का यूज़ कर सकता है एज अ डेबिट कार्ड जैसे हम यूज़ करते हैं। अब मुद्रा योजना में 3 टाइप के लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। ये 3 टाइप के लोन होते हैं शिशु, किशोर एंड तरुण। जैसे जैसे जिसको रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जैसे उनको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना होता है, वैसे वैसे ये लोन दिए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें शिशु की, तो शिशु प्रोवाइड करता है लोन अप टू ₹50,000 फॉर स्टार्टअप एंड फर्स्ट टाइम एंटरप्रेनर। अगर कोई पहली बार एंटरप्रेनर है, पहली बार अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने जा रहा है, तो उससे दिया जाएगा ₹50,000 का अमाउंट, जिसे कहा जाता है शिशु। नेक्स्ट जो लोन है उसका नेम है किशोर और ये प्रोवाइड किया जाता है ₹50,000 से लेकर ₹5 लाख के बीच में फॉर एंटरप्रेनर विद एग्जिस्टिंग बिजनेस। एंड थर्ड इज तरुण, जो लोन प्रोवाइड करता है ₹5 लाख से लेकर ₹10 लाख फॉर बिजनेसमैन। लोन अमाउंट टू बी यूज फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। बिजनेसमैन को दिया जाएगा अगर वो अपने बिजनेस का और एक्सपेंड करना चाहता है, सो से ₹5 लाख से लेकर ₹10 लाख के बीच में दिया जाएगा। सो ये 3 टाइप के लोन दिए जाते हैं मुद्रा लोन में, शिशु, किशोर एंड तरुण। बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। अब हम स्टार्ट करेंगे बैंकिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स को, कंसेप्ट्स को, जो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं बैंकिंग से भी रिलेटेड। अगर हम बैंकिंग का ही सिर्फ पढ़े, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड आपके प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि बैंक रेट क्या होता है, ये सब हम देखने वाले हैं। सो अगर बैंकिंग की बात आती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो वी विल स्टार्ट विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हिस्ट्री देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो सबसे पहले आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से आपका बन जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कब स्टैब्लिश किया गया था। सो इसका स्टैब्लिशमेंट डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, 1 अप्रैल 1935 को अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसे नेशनलाइज किया गया था जनवरी 1949 में, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पावर है कि ये इशू करता है करेंसी नोट्स इन द कंट्री। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट करता है एज अ बैंकर फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का एज अ बैंक ये काम करता है, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है। कब ये एस्टैब्लिश हुआ, कब ये नेशनलाइज हुआ, ये क्या प्रिंट करता है, तो ये करेंसी नोट्स इशू करने का किसके पास राइट है, किसके पास मोनोपोली है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक कहा जाता है और इसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। सो बैंकिंग में हम डिफरेंट टाइप के रेट्स पढ़ते हैं, और ये डिफरेंट टाइप के रेट्स कौन लगाता है? आरबीआई लगाती है कॉमर्शियल बैंक पे, कॉमर्शियल बैंक लगाता है आरबीआई पे। क्या है ये डिफरेंट टाइप के रेट्स? सो डिफरेंट टाइप के जो रेट्स यूज़ किए जाते हैं बैंकिंग में, सबसे पहला हम पढ़ते हैं बैंक रेट। कई बार आपने पढ़ा होगा, सबसे पहला क्या होता है? बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या होता है? अगर आरबीआई ने कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड किया, जिस रेट पे लोन प्रोवाइड किया उसे ही बोला जाता है बैंक रेट। सो बैंक रेट क्या है? नॉर्मल सा, रिजर्व बैंक लेंड करता है कॉमर्शियल बैंक को कुछ लोन, और जिस रेट पे लोन प्रोवाइड करता है उसे ही बोलते हैं बैंक रेट। अब प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था इन्फ्लेशन के बारे में। तो आरबीआई का काम क्या होता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और किसके थ्रू वो कंट्रोल करती है? मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। अब इसमें 2 कंडीशंस हमने देखी थी कि आरबीआई जो रेट होता है बैंकों से कहता है रेट बढ़ा दो, कम कर दो,
तो इस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। और दूसरा जो इन्फ्लेशन आता है वो किसकी वजह से आता है कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा जो वैल्यू है मनी का वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। अब कोई चीज़ अगर 10 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है तो उसके लिए 200 रुपये देना पड़ रहा है या 2000 रुपये देना पड़ रहा है, तो इस तरीके से इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये दोनों ही कंडीशन में इन्फ्लेशन कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई करता है, कुछ रेट्स को ऊपर नीचे करके। सो आप देखो यहाँ पर अगर बैंक का जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। अब बैंक ने लोन प्रोवाइड कर रहा है बैंक, और उसने अपना जो बैंक रेट है उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया, तो ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे कि चलो जो लोन का रेट है वो उस टाइम कम है, हम लोन ले लेते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, जो मनी का सप्लाई है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो जब बैंक रेट रिड्यूस होता है, जब बैंक रेट कम होता है, तो जो मनी का सप्लाई है कंट्री में वो इंक्रीज़ हो जाता है। और जब बैंक रेट बहुत ही ज़्यादा होता है तो मनी का सप्लाई डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये क्या हो गया, बैंक रेट हो गया। और इस बैंक रेट पे कौन लोन प्रोवाइड करता है, आरबीआई प्रोवाइड करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अदर कॉमर्शियल बैंक को, इसे ही बोलते हैं बैंक रेट। नेक्स्ट जो रेट है वो है सीआरआर, जिसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब कैश रिजर्व रेशियो, रिजर्व से समझ में आ रहा है रिजर्व में कुछ रखा है। अब कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं, जो भी कस्टमर उनके पास कुछ अमाउंट डिपॉजिट करने आता है तो आरबीआई जो बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, उस पर सीआरआर रेट लगाती है। सीआरआर रेट का मतलब क्या हो गया, कस्टमर ने जो भी अमाउंट डिपॉजिट किया, अब जैसे कि सीआरआर आरबीआई ने लगा रखा है प्रेजेंट में 3%। सो 10,000 का अगर हम 3% निकालेंगे तो कितना आया, 300 आया। तो ये जो 300 रुपीज़ है, इसे जो कमर्शियल बैंक है वो रिजर्व करके रखेगी, किसके लिए, आरबीआई के लिए। और बाकी का 9700 जो बैलेंस बचेगा उसे अपने पास रखेगी। सो सीआरआर वो रेट होता है जिसपे कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई के लिए पैसे रिजर्व करके रखता है, इसे ही बोलते हैं सीआरआर, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कैश रिजर्व रेशियो। नॉर्मली अगर हम इसे डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे कि ये एक मिनिमम अमाउंट होता है जो डिपॉजिट करता है कॉमर्शियल बैंक। कौन डिपॉजिट करता है, कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट करता है रिक्वायरमेंट ऑफ आरबीआई के अकॉर्डिंग। तो आरबीआई जितना रेट लगा देगा, 3 लगा दिया, 4% लगा दिया, सो जो भी कस्टमर डिपॉजिट करेगा उसका 3% 4% निकाल के वो अमाउंट आरबीआई को डिपॉजिट करना पड़ता है। अब एम क्या है आखिर सीआरआर लगाने का, तो इससे क्या होता है कि बैंक कभी भी आउट ऑफ कैश ना जाए, उनके डिपॉजिटर्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं फंड की, वो जो पर्सनल नीड्स है उसको फुलफिल कर पाए। सो कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या हो गया, रिजर्व में कुछ पैसा रखना कॉमर्शियल बैंक रखता है, किसके लिए, आरबीआई के लिए। जिस रेट पे रखता है उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब ये जो सीआरआर है तो इसको लगाया गया था या इसको बनाया गया था, इस रेट को, अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट था 1934, उसी के अंडर ये सीआरआर लेके आए थे, जिसमें कॉमर्शियल बैंक जो हैं उन्हें सर्टेन मिनिमम अमाउंट कैश डिपॉजिट करना पड़ेगा रिजर्व बैंक के साथ, और ये जो परसेंटेज होता है अमाउंट का, इसे ही बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब पहले अगर देखें तो ये जो कैश रिजर्व रेशियो था ये 3 से 15% चलता था, बट 2017 के बाद से आरबीआई ने इसमें कोई भी जो मिनिमम लिमिट है उसे हटा दी। अब जैसे कि पहले मिनिमम लिमिट थी 3% थी, बट अब जो मिनिमम लिमिट है वो कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ इसकी जो अपर लिमिट है वो 15% है। तो प्रेजेंट में 0 to 15% सीआरआर रखा गया है। इसके बीच में आरबीआई जो भी सीआरआर लगा सकती है बैंक पे, वो आरबीआई की मर्जी है। सो सीआरआर आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि ये रिजर्व में अमाउंट होता है जो कमर्शियल बैंक रखता है, किसके लिए, आरबीआई के लिए। सो ये था हमारा सीआरआर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेपो रेट, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और रेपो रेट की ही हेल्प से जो आरबीआई है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। अब यहाँ पर रेपो रेट का भी मीन्स क्या हो गया कि वो रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स टू कॉमर्शियल बैंक। जिस रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है उसे ही बोलते हैं रेपो रेट। अभी हमने बैंक रेट पढ़ा था, बैंक रेट में भी हमने देखा था कि जो आरबीआई है वो कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड कर रही है, बट यहाँ पर क्या डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ पर जब रेपो रेट में जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास लोन लेने जाता है तो कॉमर्शियल बैंक को कुछ सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ गिरवी रखनी पड़ती हैं। जिस तरीके से अगर हम लोन लेने चाहते हैं तो हमें कुछ दिखाना पड़ता है कि हम घर बनवा रहे हैं, कुछ रखना पड़ता है जिसके बदले हमें लोन प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरीके से कॉमर्शियल बैंक को गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ लगानी पड़ती हैं, और इसी वजह से उन्हें फिर लोन प्रोवाइड किया जाता है, और जिस रेट पे प्रोवाइड किया जाता है उसे ही बोलते हैं रेपो रेट। तो ये पार्ट है आरबीआई का लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आरबीआई का एक टूल है जो यूज़ किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी में बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये अलाउ करता है बैंक को टू बोरो मनी थ्रू रीपर्चेज एग्रीमेंट। सो रेपो रेट को रीपर्चेज एग्रीमेंट भी कहा जाता है। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को गिरवी रखना पड़ता है तब जाके लोन मिलता है किसे, कॉमर्शियल बैंक को।
और आप देखो इसका जो टाइम पीरियड होता है मैक्सिमम अप टू 7 डेज़ का होता है। 7 डेज़ का लोन दिया जाता है, उसके बाद आपको जो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ हैं जो गिरवी रखी हैं उसको जाके कॉमर्शियल बैंक वापस ले लेता है। अब यहाँ पर जो लोन मिलता है कॉमर्शियल बैंक वगैरह को, तो ये 5 के मल्टीपल्स पे मिलता है, जैसे कि 10 करोड़ मिला, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़। ऐसा नहीं कि 12 करोड़ मिल जाएगा या 13 करोड़ मिल जाएगा। तो ये जो रेपो रेट होता है ये एक ऐसा रेट है एट विच आरबीआई लेंड्स टू कॉमर्शियल बैंक, बट इसके बदले में कॉमर्शियल बैंक को कुछ सिक्योरिटीज सेंट्रल बैंक में गिरवी रखनी पड़ती है। तो ये होता है रेपो रेट। इसी के साथ साथ एक और टर्म आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स में ही समझ में आ रहा है कि रेपो रेट का उल्टा हो गया। अब उल्टा कैसे हो गया? यहाँ पर तो कॉमर्शियल बैंक लोन लेने गया आरबीआई के पास, नॉर्मल वे में ऐसे समझो आप कि आरबीआई जब वापस से लोन लेने जाता है किसके पास, कॉमर्शियल बैंक से लोन लेने गया, तो उसे ही बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो यहाँ पर भी जो आरबीआई है उससे भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखनी पड़ती है और उससे मिलता है फिर रिवर्स रेपो रेट। सो रिवर्स रेपो रेट को कैसे डिफाइन करेंगे? वो रेट एट विच आरबीआई टेक्स लोन फ्रॉम बैंक, यानी कि वो रेट जब आरबीआई लोन लेता है कॉमर्शियल बैंक से उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आरबीआई के पास पैसे की कमी हो गई वो लोन लेने चला गया। अब आरबीआई ऐसा इसलिए करता है कि इट मीन्स बैंक हैज़ टू मच मनी देन ओनली आरबीआई टेक्स द लोन फ्रॉम बैंक। इसका मतलब ये हो गया कि आरबीआई तब गया लोन लेने किसके पास, कॉमर्शियल बैंक के पास, जब उसने देखा कॉमर्शियल बैंक में बहुत ही ज़्यादा पैसा आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा पैसा आने की वजह से आरबीआई फिर कॉमर्शियल बैंक से लोन लेने चला जाता है। तो इस तरीके से ये कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। अब देखो रेपो रेट में आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आरबीआई ने माना कि 4% पे लोन दिया किसको, कॉमर्शियल बैंक को। अब कॉमर्शियल बैंक कौन सा है? एचडीएफसी है। अब एचडीएफसी को जो आरबीआई था उसने 4% पे लोन प्रोवाइड किया। अब ये जो एचडीएफसी है जब ये कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करेगी तो ये क्या करेगी, ये 6% कर देगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कर दिया? 6% कर दिया। ऐसी जब दूसरा केस बनता है कि आरबीआई ने 5% कर दिया एचडीएफसी को, तो आरबीआई से लोन लेना क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। किसके लिए महंगा हो जाएगा? कॉमर्शियल बैंक के लिए महंगा हो जाएगा। सो कॉमर्शियल बैंक भी क्या करेगा? कस्टमर से भी फिर महंगे रेट पे लोन देगा उन्हें। तो जैसे कि अब यहाँ पर अगर एचडीएफसी को जो आरबीआई है वो कितने परसेंट पे लोन दे रही है? 5% पे। तो एचडीएफसी क्या करेगी? ये कस्टमर्स को लोन देगी 7% पे और लोन लेना हो जाएगा महंगा। इस तरीके से रेपो रेट की हेल्प से जो आरबीआई है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखती है। तो लोन को महंगा या ज़्यादा, आप देखते हो ना कि लोन अभी महंगा चल रहा है, अभी सस्ता चल रहा है, तो इस तरीके से ये रेपो रेट की वजह से होता है। जो मार्केट में इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ये काम करती है। नेक्स्ट जो रेट है या फैसिलिटी है उसे कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब ये क्या है? तो आप देखो ओवरनाइट लोन चाहिए अगर किसी भी कॉमर्शियल बैंक को, तो रेपो रेट के थ्रू उसको नहीं मिल पा रहा है, तब ये फैसिलिटी एमएसएफ काम करती है। लेकिन इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि ये रेपो रेट के साथ मिलके मिलता है। अब रेपो रेट जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा प्लस 2.5%। अब ये हमेशा 2.5% नहीं रहता, बट फॉर एग्जांपल पहले ये 2.25% था, बट अब ये चेंज हो चुका है। यहाँ पर कितना भी हो सकता है। तो ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ है इसमें क्या है कि रेपो रेट प्लस 0.25 या 0.25 की जगह थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई लोन प्रोवाइड करती है, जो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है कॉमर्शियल बैंक के लिए। सो कॉमर्शियल बैंक इसको लेने से बचती है, बट क्योंकि अगर उसको ओवरनाइट लोन चाहिए तो इस वजह से ये एमएसएफ की फैसिलिटी रखी गई है कॉमर्शियल बैंक के लिए। तो ये क्या है? बेसिकली एक ओवरनाइट फैसिलिटी है फॉर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक टू बोरो एन एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी। नेक्स्ट जो रेट है वो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसे कहा जाता है एसएलआर। क्या है ये एसएलआर? तो ये एक मिनिमम परसेंटेज होता है डिपॉजिट दैट अ कमर्शियल बैंक हैज़ टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, गोल्ड और अदर सिक्योरिटीज। इसका मतलब ये हो गया कि हर एक बैंक को अपने एनडीटीएल का 13% अपने पास रखना होता है। एनडीटीएल क्या होता है? नेट डिमांड एंड टाइम लियाबिलिटीज। अब जो कमर्शियल बैंक होते हैं ये एक्सेप्ट करते हैं 2 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट। अब आप जैसे कि जाते हो, जैसे कस्टमर ने वो गया, उसने कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया और उसने डिपॉजिट किया एज अ टाइम डिपॉजिट। इट मीन्स कि हम कुछ ऐसे डिपॉजिट करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही उसे तोड़ सकते हैं। जो कमर्शियल बैंक होता है वो 2 टाइप के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। एक होता है डिमांड डिपॉजिट और एक होता है टाइम डिपॉजिट, और इसे ही बोला जाता है एनडीटीएल। इट मीन्स नेट डिमांड एंड टाइम लियाबिलिटीज। ओके, सो क्या बताया मैंने आपको कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है कि हर एक बैंक को अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज अपने पास रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड या तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में। और ये जो
सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में ये रख रहा है, इसको इस चीज़ पे ये लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता कस्टमर को। ओके, तो इस पैसे को बैंक लोन में नहीं दे सकता और इसे ही स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोला जाता है। अब जैसे कि बैंक के पास NDTL आया, मान लीजिए आप 10,000 रुपीज़ उसके पास आया बैंक के पास, अब इसका 18% SLR लग रहा है। SLR रेट क्या है? 18%। तो 18%, सो 18% का 10,000 कितना होगा? 1800 रुपीज़ होगा। सो बैंक को अपने पास इसे रखना पड़ेगा एज अ कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इसे ही बोला जाता है SLR। सो यहाँ पर जो SLR होता है वो किसके फॉर्म में होता है? लिक्विड कैश के, गोल्ड के और अदर सिक्योरिटीज़। अब यहाँ पे लिक्विड का मतलब क्या हो गया? जिसे ईजिली फ्लो किया जा सके। अब जैसे कि कैश है, इजिली फ्लो कर सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि कोई बॉन्ड है, कोई शेयर है, इसे इस टाइप के जो सिक्योरिटीज़ होती हैं इसे बोला जाता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़। अब यहाँ पर हमने देखा SLR, तो यहाँ पर आप फिर से देख सकते हो कि जैसे कि माना हमने कि जो SLR रेट है वो 20% है। तो कोई कस्टमर आया, उसने 1,000 डिपॉजिट किया, तो 20% SLR रेट लगा है जो बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा। तो 20% कितना होगा 1,000 का? तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो ये जो 200 रुपीज़ है, इसे ही जो बैंक है वो एज अ लिक्विड कैश या गोल्ड या फिर बैंक की सिक्योरिटी या फिर अदर सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में अपने पास रिजर्व रखेगी। और कितना बैलेंस बचा? 800 रुपीज़ बैलेंस बचा, जो कहाँ पे जाएगा? बैंक के पास जाएगा। सो इसे ही कहा जाता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब हम कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं बैंकिंग से रिलेटेड। सो आप देखो, अगर हम बात करें बैंकिंग की, तो सबसे पहला जो बैंक बनाया गया था, इंडिया का जो फर्स्ट बैंक था, उसे इस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता में, यानी कि कोलकाता में 1770 में, इन द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, किसी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे इंडिया का पहला बैंक कौन सा था, ओके, कौन सा बैंक था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। बट ये जो बैंक था ये अच्छे से नहीं चल पाया, तो ये फेल हो गया था। बट ये कब बना था? 1770 में, कलकत्ता में। सो इंडिया का फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश हुआ था कलकत्ता में इन 1770 इन द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। पढ़ा होगा आपने पहले भी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक है इंडिया का। कौन सा बैंक है ये? ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया। बैंक ऑफ बंगाल वॉज established in 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे established in 1840 एंड बैंक ऑफ मद्रास established in 1843। तो जब ब्रिटिशर्स का टाइम चल रहा था तो उस टाइम प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो ये क्या थी? प्रेसिडेंसी थी। और इसी से रिलेटेड ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक भी बनाए गए थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। और इन्हीं तीनों बैंकों को मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन होता है। सो द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। अब ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसको रीनेम कर दिया गया आगे चल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हिस्ट्री है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो इसको ही आगे चल के रीनेम कर दिया गया एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो स्टैब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1955 को। तो स्टैब्लिशमेंट डेट क्या होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की? हम क्या पढ़ते हैं? 1 जुलाई 1955। नेक्स्ट अगर हम देखें फैक्ट्स रिलेटेड टू बैंक, तो अवध बैंक, जिसको आप अवध या अर्थ कमर्शियल बैंक बोल सकते हैं, तो ये जो बैंक है ये स्टैब्लिश हुआ था 1881 में, विच वॉज द फर्स्ट बैंक रन बाय इंडियंस। ये पहला बैंक कहलाता है जिसे इंडियंस के थ्रू चलाया गया। सो फर्स्ट बैंक रन बाय इंडियंस कौन सा बैंक हो जाएगा? अवध बैंक। कब स्टैब्लिश किया गया था? 1881 में। पंजाब नेशनल बैंक जो है इसे स्टैब्लिश किया गया 1894 में। और ये जो पंजाब नेशनल बैंक है ये फर्स्ट कंप्लीटली इंडियन बैंक है, पूरी तरीके से इंडियन बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। सो क्या याद रखना है आपको? फर्स्ट बैंक जो इंडियंस ने चलाया अवध कमर्शियल बैंक, पूरी तरीके से जो इंडियन बैंक था पंजाब नेशनल बैंक। और नेशनलाइजेशन किया गया 14 बैंक्स का 1969 में ड्यूरिंग द 4th 5-year प्लान। तो 4th 5-year प्लान जब चल रहा था तो उस टाइम नेशनलाइजेशन किया गया 14 बैंक्स का 1969 में। इसके बाद हम देखते हैं कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस चलाए जाते हैं कि इकोनॉमी और अच्छी हो सके। बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते क्या है, कि ये एक ऐसा ग्रुप होता है कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज़ का, जो एक पाइवटल रोल प्ले करती है फाइनेंशियल मार्केट्स में। अब जैसे कि अगर हम देखें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, जैसे कि आपका कॉमर्शियल बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट कंपनीज हो गई, सेविंग एंड लोन्स वाले बैंक हो गए, क्रेडिट यूनियन हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया। तो ये सब किसके अंडर में आते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंडर में। अब यहाँ पर हम देखते हैं
IDBI। अब IDBI का आपको फॉर्मेशन डेट और हेडक्वार्टर याद रखना है। तो IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जुलाई 1964 में ये स्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? मुंबई। नेक्स्ट है सिडबी, ये कब फॉर्म हुआ था? 2 अप्रैल 1990 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? लखनऊ में। एक्जिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, 1 जनवरी 1982 को ये भी स्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? मुंबई में। नाबार्ड 12 जुलाई 1982, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? मुंबई में। सेबी 1988, सेबी रेगुलेटिंग एक्ट 1992 के बाद इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। ICICI बैंक 5 जनवरी 1955 को ये भी फॉर्म हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। ICICI की फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है HDFC बैंक। सो HDFC बैंक को अगस्त 1994 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। ओके, तो ये कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में RBI भी आता है, और ये कुछ जो बैंक हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ICICI बैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, HDFC इंपॉर्टेंट है। तो इनकी जो फॉर्मेशन डेट है और इनका जो हेडक्वार्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ड स्विफ्ट। बहुत बार आपने सुना होगा स्विफ्ट कोड, कि बैंक में हमें फ़ॉरेन पैसे ट्रांसफ़र करने हैं या फ़ॉरेन से पैसे आने हैं, तो स्विफ्ट कोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो स्विफ्ट कोड क्या होता है? तो स्विफ्ट एक तरीके का एक टेली कम्युनिकेशन है। अब स्विफ्ट है, यूज़ होता है फॉर ट्रांसफ़र विद इन द कंट्री। वी यूज़ EFT, RTGS एंड NEFT। अब स्विफ्ट में आपने EFT, RTGS और NEFT का यूज़ किया जाता है फॉर ट्रांसफ़र विद इन द कंट्री, अगर कंट्री के अंदर हमें ट्रांसफ़र करने हैं पैसे को। लेकिन अगर हमें फ़ॉरेन भी पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, या अगर हमें फ़ॉरेन से पैसे वापस मंगाने हैं, या फ़ॉरेन से अगर पैसे आने वाले हैं, तो भी किसका यूज़ किया जाता है? स्विफ्ट कोड का यूज़ किया जाता है। सो टू रिसीव अ फॉरेन पेमेंट फ्रॉम बैंक अब्रॉड इन US डॉलर्स और यूरो और द अदर, देन वी हैव टू प्रोवाइड द सेंडर इन फॉरेन कंट्री स्विफ्ट या फिर BIC कोड ऑफ द बैंक इन इंडिया वेयर वी हैव अकाउंट। तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि अगर हमें फ़ॉरेन से कोई पैसे मंगाने हैं, तो हमें जो भी पैसे सेंड कर रहा है उससे स्विफ्ट कोड देना पड़ेगा हमारे बैंक का। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक बैंक का स्विफ्ट कोड होगा। तो अगर हर बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं है, तो कैसे हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे? तो जो भी एक मेन ब्रांच होगी हमारे बैंक से रिलेटेड, हम उसका भी स्विफ्ट कोड डाल सकते हैं। तो स्विफ्ट कोड मेनली क्या है? एक टेली कम्युनिकेशन है जो वर्ल्ड वाइड काम करती है। तो यहाँ पर स्विफ्ट का मतलब क्या हो गया? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। ये तो हो गई स्विफ्ट की फुल फॉर्म, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। सो यहाँ पर जो स्विफ्ट है, स्विफ्ट मीन्स S मीन्स सोसाइटी। क्या है इसका मतलब? S सोसाइटी यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी। इंटर बैंक फाइनेंशियल, इट मीन्स इसके मेंबर्स कौन होंगे? बैंक होगा, एंड FLS होंगे। टेली कम्युनिकेशन की बात करें तो जो स्विफ्ट है, टेली कम्युनिकेशन का एक मेथड है। तो स्विफ्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? पैसे को वर्ल्ड वाइड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो स्विफ्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम स्विफ्ट की बात करें, जिससे BIC कोड भी कहा जाता है, तो ये कंसिस्ट करता है 8 to 11 कैरेक्टर्स। सबसे पहले जो 4 कैरेक्टर्स होते हैं, जिसे कहा जाता है बैंक कोड, जो सिर्फ और सिर्फ लेटर्स में देखने को मिलता है। इसके बाद BB का मतलब होता है कंट्री का कोड, जो सिर्फ लेटर्स में देखने को मिलता है। इसके बाद होता है लोकेशन का कोड, जो 2 डिजिट्स का आप बोल सकते हैं, या लेटर्स का भी हो सकता है, लेटर्स एंड डिजिट्स का, 2 डिजिट्स या 2 लेटर्स का होता है। DDD ये ब्रांच कोड को शो करता है, जो लेटर्स या डिजिट में हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्विफ्ट कोड, जिसे यूनिक ID कहा जाता है बैंक का। अब जैसे कि यहाँ पर दे रखा है किसी बैंक का स्विफ्ट कोड SBI NIN BB103, तो यहाँ पर SBIN किसको शो कर रहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट जो 2 लेटर्स है वो शो कर रहा है IN, इट मीन्स इंडिया को। नेक्स्ट लोकेशन को शो कर रहा है BB यानी कि बॉम्बे। और नेक्स्ट जो लास्ट है 3 डिजिट या लेटर्स का 103, इसका मतलब हो गया ओवरसीज ब्रांच बॉम्बे। तो इस तरीके से स्विफ्ट कोड में जितने भी लेटर्स या वर्ड्स हैं, उन सबका एक मीनिंग होता है। तो बहुत ज़रूरी होता है स्विफ्ट कोड का, अगर हमें पैसे भेजने हैं वर्ल्ड वाइड, हमें फॉरेन से पैसे आते हैं, या हमें वर्ल्ड वाइड ट्रांजेक्शन करना है। तो नेक्स्ट जो अब फंड ट्रांसफ़र है वो है NEFT। तो में ही एक मेथड होता है NEFT का, जिसे कहा जाता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। सो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र जो है, ये वन ऑफ द एक तरीका है फ़ंड को ट्रांसफ़र करने का या पैसे को ट्रांसफ़र करने का। फीचर्स क्या है इसके? ये चार्जेबल होता है, वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक। हर बैंक में अलग अलग देखने को मिलेगा, कभी कभी बैंक इसको माफ़ भी कर देती है, बट ये चार्जेबल होता है बैंक टू बैंक,
वेरी करता है। नॉट अवेलेबल ऑन वीकेंड्स। अब ये जो नेफ्ट का अगर आपको यूज़ करना है, आपको फंड ट्रांसफ़र करना है, तो आप इसको वीकेंड या हॉलीडेज़ पे यूज़ नहीं कर सकते। जब बैंक ऑपरेटेड है तभी आप इसका यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे ये एक बैच सिस्टम को फॉलो करता है। बैच सिस्टम का मतलब ये हो गया कि अगर आप नेफ्ट के थ्रू आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं नेशन में, ये पहली बात, ये कब काम करेगा, नेशन में काम करेगा, नेशनल है ये। ओके, तो अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं थ्रू नेफ्ट, तो आप क्या करोगे, आप गए तो आपका जो टाइम था वो 6 to 7 के बीच में आपने नेफ्ट का यूज़ किया, बट ज़रूरी नहीं है कि तुरंत पैसा चला जाएगा, तो इसे ही बैच सिस्टम कहते हैं। जैसे कि आप 8 to 7 गए, तो जो बैंक वाला ऑपरेटर होगा अगर वो काम करेगा तो पहले देखेगा हाँ 6 to 7 में किसने किसने नेफ्ट को अप्लाई किया है, तो उसके पैसे जल्दी ट्रांसफर होंगे, उसके बाद 8 to 7 वाले का नंबर आएगा। इस तरीके से ये बैच सिस्टम चलता है, और इसमें कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है कितने रुपए आपको भेजने हैं। पहले इसमें मिनिमम वैल्यू थी, अब ऐसा इसमें भी नहीं है। तो नेफ्ट क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। ओके, और ये जो नेफ्ट है ये कैसा होता है, ये चार्जेबल होता है और ये नेशनल है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ नेशन में ये काम करेगा। तो याद रखना है आपको NEFT, जिसे नेफ्ट कहा जाता है। और इसमें कितना पैसा आप किसी दूसरे बैंक में सेंड कर सकते हो, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। किसी किसी बैंक की हो सकती है, बट जनरली इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। सो यहाँ पर बैंकिंग से रिलेटेड जो भी टर्म्स थे इंपॉर्टेंट, वो हमने यहाँ पे कवर किया है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिनसे कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है, उसे हमने बहुत अच्छे से कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है। सो अब कुछ हम इंपॉर्टेंट स्कीम्स देखेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई थी। वैसे तो स्कीम्स हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, बट कुछ 4 स्कीम्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो हम यहाँ पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देखेंगे, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना देखेंगे, स्किल इंडिया, नमामि गंगे एंड स्वामित्व योजना। सबसे पहले हम देखते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब ये जो योजना है किस लिए लॉन्च की गई थी, जो फार्मर्स हैं उनके इरिगेशन के लिए। इट वॉज लॉन्च इन 2015 में, और जो इसमें शेयर था सेंटर और स्टेट का, किसी भी कैटेगरी के अगर वो फार्मर्स हैं तो उनके लिए जो शेयर था वो 60:40 का था। इट मीन्स जो भी हेल्प की जाएगी 60 सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और 40 कितना प्रोवाइड करेगी, और 40 स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। मोटो क्या था इसका, हर खेत को पानी। तो इसका एक मोटो रखा गया था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, हर खेत को पानी, एंड क्रिएट प्रोटेक्टिव इरिगेशन बाय हार्नेसिंग रेन वाटर एट माइक्रो लेवल थ्रू जल संचय एंड जल सिंचन। जो भी बारिश का पानी होता है जिसे वाटर हार्वेस्टिंग भी कहा जाता है, तो पानी को बचाया जाएगा थ्रू जल संचय एंड जल संचन के नेम से। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को माइक्रो इरिगेशन स्कीम भी कहा गया, और इसमें एम रखा गया था पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। 2015 में ये लॉन्च हुआ, 60:40 का रेशियो था, हर खेत को पानी इसका मोटो था। और जो वाटर को ये लोग सेव करेंगे, रेन वाटर को, उसे क्या बोला गया, जन संचय एंड जल सिंचन। यहाँ पर अगर बात करें माइक्रो इरिगेशन इसे कहा गया, तो इसमें इन्होंने एम रखा पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो योजना है वो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जिसे कहा गया, अब ज्योति से ही समझ में आ रहा है किससे रिलेटेड है, ये पावर से रिलेटेड है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इसको लॉन्च किया था 2015 में, और टू एग्यूमेंट पावर सप्लाई टू द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में पावर सप्लाई के लिए ये स्कीम थी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। अब ये जो स्कीम थी ये किसको हेल्प करेगी, तो ये हेल्प करने वाली है रूरल हाउस होल्ड को, एडिक्वेट पावर मिले एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स जो हैं उनको भी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ये मेनली किसके लिए है, रूरल्स एरिया के जो लोग हैं उनके लिए। अब इस स्कीम को लाया गया था 2015 में। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है स्वामित्व योजना, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है सर्वे ऑफ विलेजेस, आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया इज़ अ प्रॉपर्टी सर्वे प्रोग्राम। एक तरीके से ये प्रॉपर्टी सर्वे प्रोग्राम था, और इसका नाम क्या है, स्वामित्व योजना। अब ये जो स्वामित्व योजना है इसको लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर ने अप्रैल 24, 2020 में। अब यहाँ पर इसका एम क्या रखा गया था, तो इसका मेन एम क्या था गवर्नमेंट का, कि ये इस्टेब्लिश करेगी क्लियर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन रूरल इनहैबिटेड। इट मीन्स आबादी एरियाज, जहाँ पर बहुत सारे आबादी के एरियाज़ में रूरल लोग रहते हैं, तो उनका जो प्रॉपर्टी है उसके क्लियर ओनरशिप कौन है, ये जो एम था इस योजना का, स्वामित्व योजना। अब स्वामी से समझ में आ रहा है कौन इस एरिया का प्रॉपर स्वामी है। ओनरशिप कौन है एक पर्टिकुलर लैंड का, तो इसलिए ये एक स्टेप था गवर्नमेंट का। अब ये जो काम था कैसे ये गवर्नमेंट करने वाली थी, बाय मैपिंग ऑफ लैंड पार्सल यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, एंड प्रोवाइडिंग रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू विलेज हाउस होल्ड ओनर। और जो भी विलेज के हाउस होल्ड ओनर्स हैं उनको रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रोवाइड करके
ये काम करने वाली थी स्वामित्व योजना के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। मेन एम क्या था, जो भी ओनरशिप है लैंड का उसको प्रॉपर ढूंढना, उनको उनके राइट्स बताना, और इसमें इन्होंने हेल्प करी ड्रोन टेक्नोलॉजी की। तो स्वामित्व योजना आपको याद रखना है, सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, ये इसका फुल फॉर्म था। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये किसकी मिनिस्ट्री में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, जो 2004 में आया था। तो याद रखना है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है स्किल इंडिया, जिसे कहा जाता है कौशल भारत कुशल भारत। अब ये जो स्किल इंडिया है ना, तो गवर्नमेंट इसमें अब और सारे प्रोग्राम्स इसमें ऐड कर दिए हैं। ये एक तरीके से अम्ब्रेला है जिसके अंडर में कई सारे इसमें स्कीम्स आती हैं। गवर्नमेंट इस पर वर्क कर रही है कि जो यूथ हैं, जो पुअर लोग हैं, वो अपने स्किल्स को निखार करके वो एम्प्लॉयमेंट ले सकें। तो ये लॉन्च किया गया था जुलाई 15, 2015 को। 7th एनिवर्सरी स्किल इंडिया की रिसेंटली सेलिब्रेट की गई है 15 जुलाई 2022 को। एक ये अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें मैनी स्किलिंग स्कीम्स आती हैं इसके अंडर पे। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसको लेके आई थी। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है स्किल इंडिया का, टू एनहेंस द स्किल्स ऑफ पुअर चिल्ड्रन who have put their studies on hold due to some reason, to remove youth unemployment, यूथ के अनएम्प्लॉयमेंट हटाने के लिए कंट्री में। और इस स्कीम के तहत जो डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, इन सारे एरियाज को भी कवर किया गया है स्किल इंडिया के तहत। और ये जो कोर्स है वो बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री है। यूथ गेट पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस 72 लाख अंडर द स्कीम। अगर किसी यूथ का पर्सनल एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए भी एक पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी थ्रू स्किल इंडिया 72 लाख अंडर द स्कीम। सो स्किल इंडिया आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक ये ऐसी स्कीम है जिसके अंडर बहुत सारी स्कीम है। तो जनरली ये क्या है, एक अम्ब्रेला स्कीम है, लॉन्च की गई थी 2015 को। तो इसे भी लॉन्च किया गया था 2015 को। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नमामि गंगे स्कीम। अब ये जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लेके आई थी, तो वो ये क्लियर सी बात है किसके लिए था, गंगा का जो पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए, गंगा को फिर से क्लीन करने के लिए। सो 10 जुलाई 2014 को नमामि गंगे स्कीम गवर्नमेंट लेके आई थी टू रिड्यूस द पॉल्यूशन ऑफ द रिवर गंगा अलॉन्ग विद द कंजर्वेशन एंड रेजुविनेशन ऑफ द रिवर बैंक। कौन सी मिनिस्ट्री लेके आई, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन। NMCG की बात करें तो ये रजिस्टर्ड है एज अ सोसाइटी ऑन 12 अगस्त 2011 को अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। डायरेक्टर जनरल कौन है NMCG के, इट मीन्स नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, प्रेजेंट में अशोक कुमार। सो जी अशोक कुमार को बनाया गया है डायरेक्टर जनरल NMCG का। तो NMCG बेसिकली क्या है, एक नमामि गंगे स्कीम है, गंगा को क्लीन करने के लिए, रिवर गंगा को। 10 जुलाई 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। एक टर्म जो आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, फिस्कल डेफिशिएट। फिस्कल डेफिशिएट जिसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो ये राजकोषीय घाटा क्या होता है, ओके। सो देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ने कितना रेवेन्यू इकट्ठा किया और कितना उसने खर्च कर दिया, उसी का जो डिफरेंस होता है ना, वही फिस्कल डेफिशिएट कहलाता है, यानी कि राजकोषीय घाटा। और हमेशा ही जो चलती आ रही है काफ़ी टाइम से, इंडिया को ना घाटा ही हो रहा है। इट मीन्स वो ज़्यादा खर्च कर दे रही है बजाय जितना वो रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है, ओके। सो अब हम देखने वाले हैं PYQ क्वेश्चंस जो आपके पूछे गए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया इज, भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम डैश में पारित किया गया था। तो यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट की बात हो रही है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया था, सो ये आया था आपका 1949 में। सो ये आया था आपका 1949 में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, इन विच ईयर वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कब एस्टैब्लिश किया गया था, तो ये एस्टैब्लिश हुआ था कब, 1935 में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड या फिर नॉमिनेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ डैश ईयर। सो RBI के जो डायरेक्टर्स होते हैं कितने ईयर्स के लिए उन्हें अपॉइंट किया जाता है। सो आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा 4 ईयर्स। सो RBI के जो डायरेक्टर्स हैं उन्हें 4 ईयर्स तक अपॉइंट किया जाता है। कहीं आप 5 टिक ना कर दें, करेक्ट आंसर है इसका 4 ईयर्स। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एक्ट एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट किसे कहा जाता है, तो ये आपका बोला जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, तो बैंक रेट क्या होता है, तो हमने क्या पढ़ा था, एक ऐसा रेट जिस पर सेंट्रल बैंक लोन देती है अदर बैंक्स को, तो इसे ही बोला जाता है बैंक रेट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनेटरी पॉलिसी टूल इज यूज बाय द RBI टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी का टूल RBI यूज करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रेपो रेट। तो हमने क्या पढ़ा था, रेपो रेट पढ़ा था, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द न्यू सिंबल ऑफ इंडियन करेंसी इज डिजाइन बाय। जो न्यू इंडियन करेंसी का सिंबल था उसे किसने डिजाइन किया था? उसे किसने डिजाइन किया था? सो उदय कुमार ने डिजाइन किया था। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज स्मार्ट मनी टर्म इज यूज फॉर। अब ये जो एक स्मार्ट मनी है ये किसके लिए यूज होता है? क्रेडिट कार्ड्स के लिए, इंटरनेट बैंकिंग के लिए, ई बैंकिंग के लिए, कैश विद पब्लिक के लिए? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्रेडिट कार्ड के लिए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है A worldwide financial messaging network which exchange messages between bank and financial institution is known as। एक worldwide financial messaging network है जो यूज़ करता है बैंक, क्या नाम है उसका? CHAPS, चैप्स, स्विफ्ट, नेफ्ट, SFMS। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्विफ्ट हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा था कि एक वर्ल्ड वाइड टेली कम्युनिकेशन फाइनेंशियल मैसेजिंग नेटवर्क है। ओके, कौन सा? स्विफ्ट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number next is beginning from the financial year 2017-18 नीति आयोग plans to replace the 5-year plan with which of the following। तो नीति आयोग ने वित्तीय वर्ष 2017-18 की शुरुआत से 5 वर्ष की योजनाओं को निम्नलिखित में से किससे बदलने की योजना बनाई थी? सो अब देखो, फाइनेंशियल ईयर 2017-18 नीति आयोग जब आया था तो इसने रिप्लेस किया था 5-year प्लान्स को विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन से डॉक्यूमेंट से? 15-year विजन डॉक्यूमेंट से। सो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच 5-year प्लान डिस्क्राइब ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफर्ट। किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकास के प्रयास का मूल बताया है? तो किसको बताया है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 8th 5-year प्लान को डिस्क्राइब किया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर फॉर ऑल डेवलपमेंट एफर्ट। So option C is the correct answer. Question number next is the 5-year plan of India was centralized economic and social growth program modeled after those prevalent in। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि जो भारत की पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसमें प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। तो किसके पे बेस थी? तो ये आपकी बेस थी USSR पे, सोवियत संघ पे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number next is which among the following has served as the deputy chairman of the planning commission of India। निम्नलिखित में से किसने भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? डेप्यूटी चेयरमैन की तरह वर्क किया प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रणब मुखर्जी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? NK सिंह है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चितरंजन रेलवे इंजन फैक्ट्री वॉज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग विच 5-year प्लान। चितरंजन रेल इंजन कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है चितरंजन रेलवे इंजन फैक्ट्री, तो ये इस्टेब्लिश किया गया था कौन से 5-year प्लान में? पहली 5-year प्लान में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो चितरंजन रेलवे इंजन फैक्ट्री, ये भी आपको याद रखना है, फर्स्ट 5-year प्लान में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अगर हम बात करें चितरंजन रेलवे इंजन फैक्ट्री की तो ये इस्टेब्लिश हुआ था फर्स्ट 5-year प्लान में। प्रोडक्शन स्टार्टेड फ्रॉम 26 जनवरी 1950। ये बनना स्टार्ट हो गया था 1947 और 48 में ही, बट नवंबर 1 1950 को फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव डेडिकेट किया गया कंट्री को बाय द प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उसी दिन इसका नाम रखा गया आफ्टर द ग्रेट फ्रीडम फाइटर चितरंजन दास। तो याद रखना है आपको, चितरंजन रेलवे इंजन फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया गया था फर्स्ट 5-year प्लान में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज मुद्रा। मुद्रा क्या है? तो मुद्रा हमने कई बार पढ़ लिया, डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अंडर द प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना लोन्स फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज अप टू डैश आर टर्म्ड एज शिशु लोन्स। शिशु लोन्स किसको कहा गया? तो इसमें लोन्स कितना प्रोवाइड किया जाएगा? 50,000 तक। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज व्हेन वाज द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ स्किल इंडिया मिशन लॉन्च्ड इन इंडिया। तो स्किल मिशन कब आया था? स्किल इंडिया 2015 में आया था। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम एम टू प्रोवाइड 24/7 अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू ईच रूरल हाउस होल्ड अक्रॉस द कंट्री बाय 2022। वर्ष 2022 तक देश भर में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 24/7 निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना का लक्ष्य था? कौन सी स्कीम ने ऐसी बात कही थी? तो अभी हमने इसमें पढ़ा भी था, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय जो ग्राम ज्योति योजना है ये प्रोवाइड करेगी 24/7 अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू ईच रूरल हाउस होल्ड। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज पर ड्रॉप मोर क्रॉप इज द गोल फॉर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम। प्रति बूंद अधिक फसल पर ड्रॉप मोर क्रॉप भारत सरकार की किस योजना का लक्ष्य है? तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप कौन सी योजना अभी हमने पढ़ी थी? तो ये है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हु विल बी द बेनिफिशियरी अंडर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम। अब ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम, सो इसमें जो बेनिफिशरीज हैं वो कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पीपल वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो ये जो स्कीम है ये ओल्ड एज प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए हु आर मोस्टली इंगेज एज रिक्शा पुलर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, मिड डे मील वर्कर्स। तो ये सारे जो वर्कर्स हैं इन लोगों को प्रोवाइड करेगी ये स्कीम सिक्योरिटी और ओल्ड एज के प्रोटेक्शन के लिए। लॉन्च हुई थी ये फरवरी 2019 में। पुअर जो लेबरर्स हैं इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर फ्रॉम मिनिमम 18 ईयर्स ऑफ एज टू मैक्सिमम 40 ईयर्स। तो ये जो एज लिमिट है ये दी हुई है, इतने जो पुअर लेबरर्स हैं उन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के उनको भी ये सिक्योरिटी या जो भी बेनिफिट होंगे इन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्वामित्व स्कीम लॉन्च्ड इन 2020। तो नोडल मिनिस्ट्री कौन थी? स्वामित्व की। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्वामित्व किसके लिए था? रूरल एरियाज में जो लैंड ओनर्स हैं उनके लिए था। और किसने लॉन्च किया था? कौन सी मिनिस्ट्री ने? सो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज नमामि गंगे प्रोग्राम वॉज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। अब नमामि गंगे जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव किया था कब? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2014। तो 2014 में आया था नमामि गंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज एनटीपीसी इज अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज विच सेक्टर। तो यहाँ पर आपसे पूछा है एनटीपीसी रिलेटेड है, एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, कौन से सेक्टर से ये रिलेटेड है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम एनटीपीसी की बात करें तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन is an Indian central public sector undertaking under the ownership of Ministry of Power and the Government of India। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? न्यू दिल्ली में है। इसके वर्क क्या है? इंगेज इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर एक्टिविटीज़। अब ये जो कंपनी है ये फाउंड हुई थी 7 नवंबर 1975 को बाय इंडियाज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के टाइम पे एज नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो 1975 में जब इसे फाउंड किया गया था तो इसका नेम क्या था? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। अब इसे क्या कहा जाता है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी। सो याद रखने आपको किससे रिलेटेड है? पावर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्वेल को इंसिडेंस ऑफ नीड्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच सिस्टम। जरूरतों का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है? तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा बार्टर सिस्टम। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होता है ये बार्टर सिस्टम? वस्तु विनिमय प्रणाली। पहले भी आपने पढ़ा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक तरीके का ऐसा ट्रेड होता है इन विच गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है बिटवीन द बायर एंड द सेलर विदाउट द यूज ऑफ रियल मनी। रियल मनी का विदाउट यूज करके इसे ही कहा जाता है डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। ये एक फीचर है बार्टर सिस्टम का जिसे कहा जाता है हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली। अब यहाँ पर हम देखें सो ये ड्वेल को इंसिडेंस जो है ये अकर होता है, ये कब होता है? व्हेन टू पीपल ऑफ हैव गुड्स एंड दे आर बोथ हैप्पी टू स्वैप इन एक्सचेंज। दोनों के पास कुछ चीज़ें हैं और वो खुशी खुशी उसका एक्सचेंज कर रहे हैं। पीपल हैव टू स्वैप देयर गुड्स इन द बार्टर सिस्टम। और बार्टर सिस्टम में क्या होता है? अपने जो सामान है उसको एक्सचेंज करना होता है। और बार्टर सिस्टम को कंसीडर किया जाता है एज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कॉमर्स। तो ये ओल्डेस्ट फॉर्म है कॉमर्स का। सो याद रखना है आपको वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है? विदाउट द यूज ऑफ रियल मनी गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है और इसे क्या कहा जाता है? ड्वेल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। Next question is which of the following statement is not correct about the factors that gave rise to consumer movement in India। अब यहाँ पर बात हो रही है कंज्यूमर मूवमेंट की। कौन से ऐसे स्टेटमेंट नहीं है जो कंज्यूमर मूवमेंट का एक फैक्टर था उसको राइज करने में? तो करेक्ट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? टैक्स ऑन सॉफ्ट ड्रिंक। अब सॉफ्ट ड्रिंक्स पे जो टैक्स हैं वो रीज़न नहीं था कंज्यूमर मूवमेंट का। तो इसके रीज़न आप देखो क्या हो सकते हैं कंज्यूमर मूवमेंट का? कंज्यूमर के राइट के साथ वायलेशन हो रहा हो, जो प्रोडक्ट्स हों वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हों। तो यहाँ पर हम देखते हैं कंज्यूमर मूवमेंट के बारे में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सो ये जो एक्ट है इसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फॉर चेकिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, डिफेक्ट्स इन गुड्स एंड डेफिशिएंसीज इन सर्विसेज। अब ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये 1986 में आया था। रल्फ नडार को कंसीडर किया जाता है एज द फादर ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट। तो रल्फ नडार को फादर ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट बोला जाता है। और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 में। तो क्या इसके रीज़न रहे थे? तो अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, टैक्स ऑन सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रीक्वेंट फूड स्टोरेज। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो पूछा है कि कौन सा रीज़न नहीं था, कौन सा फैक्टर नहीं था। सो ऑप्शन सी टैक्स ऑन सॉफ्ट ड्रिंक। तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 में आया था
रल्फ नडार को कंसीडर किया जाता है एज द फादर ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट, तो ध्यान रखना है आपको, और इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑन 17 दिसंबर 1931। 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा पीसी महानुलोबिस। तो पीसी महानुलोबिस ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को फाउंड किया था 17 दिसंबर 1931 को। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब ये जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है ये किसने फाउंड किया? प्रोफेसर पीसी महानुलोबिस ने 17 दिसंबर 1931 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? कोलकाता में। और ये जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है हैज़ द स्टेटस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। नेशनल इंपॉर्टेंस का इसे स्टेटस मिला हुआ है, और ये जो स्टेटस है गिवन बाय एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इन 1959 में। सो इसको जो ये स्टेटस मिला है नेशनल इंपॉर्टेंस का, इसको दिया गया था जब नेशनल पार्लियामेंट एक्ट आया था 1959 में। तो इसे स्टेटस देने के लिए इंडियन पार्लियामेंट एक्ट आया था 1959 में, और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को एक नेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस दिया गया। स्टैटिस्टिक्स, नेचुरल साइंसेज एंड सोशल साइंसेज आर मेन एरियाज ऑफ रिसर्च। ये मेन एरियाज हैं इसके रिसर्च के। सो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है 1931 में किसने फाउंड किया था? सो पीसी महानुलोबिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन। डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन के अध्यक्ष कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ने एस्टैब्लिश किया था 1996 में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा जीवी रामाकृष्णा। सो 1996 में एक डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश आयोग बनाया गया था। उद्योग मंत्रालय के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जीवी रामाकृष्णा। तो याद रखना है आपको डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन। ओके, कब आया था? 1996 में। जीवी रामाकृष्णा इसके चेयरपर्सन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अशोक दलवाई कमेटी इज रिलेटेड टू। अब ये एक कमेटी है अशोक दलवाई कमेटी, और अशोक दलवाई जो है ये फॉर्मर रिटायर्ड आईएएस थे, तो इनसे रिलेटेड एक कमेटी बनाई गई थी। तो किससे रिलेटेड थी ये कमेटी? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू प्रिपेयर अ बेसिक प्लान टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स बाय 2022। सो 2022 का ये टारगेट रखा गया था कि जो फार्मर्स हैं उनके इनकम को डबल करना है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर अगर हम देखें, सो 13 अप्रैल 2016 को अ डबलिंग फार्मर इनकम DFI कमेटी सेटअप किया गया था अंडर अशोक दलवाई, हु वॉज एट टाइम एन एडिशनल सेक्रेटरी इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जो उस टाइम एक एडिशनल सेक्रेटरी थे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में। और ये जो रिपोर्ट है इसने 100 ऑफ रिकमेंडेशन दिए थे रिलेटेड टू दिस फार्मर्स इनकम। तो यहाँ पर अगर हम फिर से देखें तो ये जो अशोक दलवाई थे इन्होंने एक ब्लूप्रिंट रेडी किया था, प्रिपेयर किया था कि हम कैसे फार्मर्स की जो इनकम है उसे डबल कर सकते हैं 2022 तक। कब ये कमेटी बनाई गई थी? सो 2016 में। इट सजेस्टेड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर एंड विलेज प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसने सजेस्ट किया कि हमें इंक्रीज करना है नंबर ऑफ फार्मर के प्रोड्यूसर्स में एंड विलेज प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। सो आपको ये याद रखना है कि ये जो अशोक दलवाई कमेटी था ये रिलेटेड था किसके लिए? फार्मर्स की जो इनकम है उसको डबल करने के लिए। कब बनाया गया? 2016 में। टारगेट कब तक का रखा गया था? 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजय केलकर कमेटी वॉज फॉर्म टू स्टडी एंड इवेल्युएट। एक विजय केलकर एक समिति बनाई गई थी, किसके लिए बनाई गई थी? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या है ये पब्लिक प्राइवेट मॉडल? तो आप देखो विजय केलकर कमेटी जो है इसे सेट किया गया था टू स्टडी एंड इवेल्युएट द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जिसे कहा जाता है PPP मॉडल। और ये जो कमेटी थी ये फॉलो करता है 2015 का यूनियन बजट ऑफ इंडिया बाय देन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया अरुण जेटली। और उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? अरुण जेटली थे। और इसने 10 मेंबर्स की ये कमेटी बनाई, और कमेटी को सेट किया था इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और कौन इसको हेड कर रहा था? विजय केलकर। अब आप देखो ये जो विजय केलकर हैं तो इनकी जो कमेटी थी, ओके, तो ये GST के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सो द GST वॉज रिकमेंडेड बाय द विजय केलकर कमेटी इन इंडिया एंड द एक्ट वॉज अमेंडेड बाय पार्लियामेंट टू अमेंड द 101st कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था एंड आई होप सारे पॉइंट्स आपको बहुत ईजिली समझ में आ गया हो। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, बट जितना टाइम आपको देखने में लगेगा उससे ज़्यादा टाइम मुझे इस वीडियो को क्रिएट करने में, इसे रिकॉर्ड करने में लगा है। सो आई विश कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। आप इसे शेयर करिए, सपोर्ट करिए, और कमेंट करना तो आपका बनता है। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।